1945 की बात है। उस समय वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। जर्मनी के पूरे पर्शिया प्रांत पर सोवियत की सेनाओं का कब्जा हो रहा था। सोवियत की सेनाएं पर्शिया प्रांत के लोगों के घरों पर कब्जा कर रही थी। इसीलिए लोग अपनी जान बचाकर कहीं सुरक्षित जगह पर जाना चाहते थे। कुछ ही दिनों में पीलो और गोटेनाफेन बंदरगाहों पर 1 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए। 30 जनवरी 1945 को विल्हेम गुस्टलोफ नाम का यह जहाज इन बंदरगाहों पर पहुंचा। उस समय इस जहाज को हॉस्पिटल में बदल दिया गया था, लेकिन इन बंदरगाहों पर इतनी भीड़ बढ़ चुकी थी कि मजबूरन इस जहाज में शरणार्थियों को बैठाना पड़ा। सही आंकड़ा तो किसी को नहीं पता, लेकिन कहा जाता है कि इस जहाज पर 7,000 से लेकर 10,000 लोग सवार थे। इस जहाज की इतनी क्षमता नहीं थी, लेकिन फिर भी इतने लोगों को बैठा दिया गया और उसके बावजूद भी इस पर काफी भारी सामान भी था। 30 जनवरी को यह जहाज बाल्टिक सागर में अपना सफर शुरू करता है, लेकिन इस सागर में सोवियत पनडुब्बी घात लगाए बैठी थी। इस पनडुब्बी के कैप्टन का नाम था एलेक्जेंडर मेरिनेस्को। मेरिनेस्को ने जब इस जहाज को देखा तो वो अपनी पनडुब्बी को लेकर इसका पीछा करने लगे और 30 जनवरी की रात 9 बजे इस पनडुब्बी ने इस जहाज पर हमला कर दिया। हमला करने पर जहाज में आग लग गई और कहीं जगह विस्फोट होने लगे। लोग अपनी जान बचाने के लिए इस जहाज पर बैठे थे, लेकिन शायद उनकी ये गलती थी। काफी लोगों ने हमले में ही जान गंवा दी और जो बच गए थे वो लोग पानी से कहां बचने वाले थे। जनवरी के महीने में बाल्टिक सागर का पानी खून जमा देने जितना ठंडा था। वैसे तो ये जहाज काफी बड़ा था, लेकिन महज 1 घंटे के अंदर ही ये जहाज पानी में समा गया। बाद में यहाँ बचाव दल भी पहुंचा, लेकिन वो लोग सिर्फ 1200 लोगों को ही बचा पाए। ये टाइटैनिक से भी बड़ी घटना थी, लेकिन क्योंकि युद्ध चल रहा था इसीलिए इस घटना को इतना याद नहीं किया जाता। बाद में मेरिनेस्को पर युद्ध के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप भी लगा, लेकिन वो आरोप कभी साबित नहीं हो पाया, क्योंकि मेरिनेस्को ने इस जहाज पर हमला करने के 2 कारण बताए थे। पहला कारण तो यह था कि इस जहाज पर 1000 से ज्यादा नौसैनिक सवार थे, और दूसरा कारण था जहाज पर मौजूद एंटी एयरक्राफ्ट गन। लेकिन मेरिनेस्को ने यह भी कहा कि यदि मुझे पता होता कि इस जहाज पर शरणार्थी बैठे हैं तो मैं कभी हमला नहीं करता। लेकिन ऐसी घटनाओं पर कौन ध्यान देगा जब जीत के नशे में चूर लोग इंसानियत भूल जाते हैं। नंबर 2, यह है निमिषा पिरिया। ये लड़की अभी यमन की जेल में बंद है, लेकिन इस भारतीय लड़की को यमन में मृत्युदंड मिल चुका है। निमिषा की कहानी बहुत अजीब है। निमिषा पिरिया केरला में पैदा हुई थी। जब निमिषा की पढ़ाई पूरी हो गई तो वो यमन चली गई। वहां पर निमिषा नर्स बनी और 2011 में वो वापस भारत आई। यहाँ पर निमिषा ने टॉमी थॉमस नाम के एक आदमी से शादी की और बाद में दोनों पति पत्नी वापस यमन चले गए। निमिषा नर्स थी और इसके पति टॉमी वहां पर कंपनी में काम करते थे। 2012 में निमिषा के घर एक बेटी का जन्म हुआ, लेकिन उस समय निमिषा के पति की नौकरी चली गई। इसीलिए निमिषा का पति टॉमी अपनी बेटी को लेकर वापस भारत आ गया और कोची में रिक्शा चलाने लगा। निमिषा यमन के अंदर बहुत मेहनत कर रही थी और 2014 में उसने एक क्लिनिक खोला। लेकिन यमन के कानून के अनुसार यदि निमिषा को क्लिनिक खोलना था तो यमन के किसी आदमी को पार्टनर बनाना होगा। ये यमन का कानून था। बाद में निमिषा की मुलाकात दलाल मेहंदी नाम के एक आदमी से हुई। ये कपड़ा व्यापारी था। बाद में निमिषा और दलाल ने मिलकर एक क्लिनिक खोला। दलाल मेडिकल पर बैठता था और निमिषा क्लिनिक में। निमिषा का काम अच्छा चल रहा था, इसीलिए निमिषा चाहती थी कि उसके पति और बेटी वापस यमन चले आए। लेकिन उस समय यमन में सिविल वॉर शुरू हो गई। बाहर की कंट्री के जो लोग यमन में रहते थे वो वापस अपने देश जाने लगे, लेकिन निमिषा अपनी क्लिनिक को छोड़ना नहीं चाहती थी। उसने बड़ी मेहनत से उसे बनाया था। निमिषा वहीं रहने लगी, लेकिन इधर दलाल क्लिनिक में गड़बड़ करने लगा।
वो निमिषा का फायदा उठाना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि निमिषा बाहर की कंट्री की है और जो मैं कहूँगा वो ही निमिषा करेगी। क्लिनिक में जितने भी पैसे आते थे वो ज़्यादातर दलाल अपने पास रख देता। वो हिसाब में गड़बड़ करने लगा और निमिषा वापस भारत ना चली आए, इसीलिए दलाल ने निमिषा का पासपोर्ट अपने पास रखा। निमिषा ने पुलिस में रिपोर्ट भी लिखाई और दलाल कई बार जेल भी जा चुका था, लेकिन वो जब भी जेल से निकलता वापस निमिषा को तंग करना शुरू कर देता। 2 साल तक ऐसा ही चलता रहा और 2017 में कुछ अजीब हुआ। निमिषा अब दलाल से तंग आ चुकी थी, इसीलिए एक दिन निमिषा ने एक बेहोशी का इंजेक्शन लिया और दलाल को लगा दिया। निमिषा दलाल को बेहोश करके उसे अपना पासपोर्ट लेना चाहती थी, लेकिन ओवरडोज की वजह से दलाल की जान चली गई। वैसे निमिषा का इरादा उसे मारने का नहीं था। बाद में पुलिस ने निमिषा को पकड़ लिया और यमन की अदालत ने निमिषा को मृत्युदंड सुना दिया। निमिषा की मां केरला में रहती है, लेकिन वो पिछले 6 साल से अपनी बेटी से मिलना चाहती थी, पर यमन की गवर्नमेंट ने उन्हें वीजा ही नहीं दिया। लेकिन 1 महीने पहले निमिषा की मां यमन गई और अपनी बेटी से मिली। दरअसल निमिषा की मां दलाल की फैमिली के पास गई, क्योंकि वही फैमिली है जो अब निमिषा को बचा सकती है। यदि दलाल की फैमिली निमिषा को माफ कर दे तो यमन की गवर्नमेंट निमिषा को छोड़ देगी, क्योंकि निमिषा का इरादा दलाल को मारने का नहीं था। वो सिर्फ दलाल को बेहोश करके उसे अपना पासपोर्ट लेना चाहती थी और गलती से ये दुर्घटना हो गई। लेकिन अब दलाल की फैमिली क्या फैसला लेती है वो तो आगे पता चलेगा। नंबर 3, वैसे तो हमारी दुनिया में ऐसे बहुत से महान लोग हैं जो ये दावा करते हैं कि हम लोगों ने एलियंस देखे हैं। कई महानुभाव तो एलियन से मिलने का भी दावा करते हैं, लेकिन ऐसी कहानियां झूठी होती है। लोग सिर्फ मीडिया में आने के लिए झूठ गढ़ लेते हैं। लेकिन इतिहास में एक ऐसी भी घटना है जिसे आज तक कोई नहीं जुटला पाया। ये घटना आपको भी हैरान कर देगी। 1990 की बात है। जिम्बाब्वे के रुवा शहर में एरियल नाम की एक स्कूल है। इस स्कूल के बच्चे स्कूल के पास बने एक मैदान में खेल रहे थे। तभी इन लोगों को एक गोल चीज उड़ती हुई दिखाई देती है और थोड़ी ही देर में वो मैदान के पास उतर जाती है। इन सभी बच्चों की उम्र 10 साल के आसपास थी, इसीलिए ये सारे बच्चे उस चीज को देखने के लिए उसकी तरफ दौड़ने लगे। लेकिन तभी उस गोल चीज के अंदर से कुछ लोग निकले जिन्होंने काले कपड़े पहन रखे थे, लेकिन वो इंसान नहीं लग रहे थे। उनकी बड़ी आंखें थी और बड़ा सर था, लेकिन शरीर काफी छोटा था। ऐसे अजीब लोगों को देखकर बच्चे डर गए और वहां से भागने लगे। लेकिन भागते हुए बच्चों को ऐसा एहसास हो रहा था कि कोई हमें वापस बुला रहा हो और हमें आवाज लगा रहा हो। जब बच्चों को ऐसा लगने लगा तो वो वापस उन लोगों की तरफ देखने लगे। तभी उन लोगों को एक आवाज सुनाई दी कि अपनी धरती को हरी भरी रखो और पेड़ों को मत काटना। उन लोगों ने सिर्फ इतना ही कहा और वो वापस उस गोल चीज में बैठ गए और वो गोल चीज वापस आसमान में उड़ गई। इस घटना को 60 से ज्यादा बच्चों ने देखा था। ये सभी बच्चे जब स्कूल में आए तो इन्होंने अपने टीचर को ये बात बताई। पहले तो लोगों ने विश्वास नहीं किया, लेकिन ये बात छुपने वाली कहाँ थी। ये बात मीडिया में आने लगी। जब इसकी खबर पुलिस के पास गई तो बच्चों ने जिस जगह पर उस चीज के उतरने को बताया था, पुलिस ने वहां पर काफी जांच की, लेकिन वहां पर कोई चीज उतरी है ऐसे सबूत पुलिस को नहीं मिल पाए। पुलिस को लगा कि बच्चे झूठ बोल रहे हैं या फिर वो मजाक कर रहे हैं। लेकिन जब पुलिस ने सभी बच्चों को अलग बैठाकर पूछताछ की तो सभी बच्चे एक ही बात बोल रहे थे। उस चीज के अंदर से जो काले कपड़े पहनकर जो लोग निकले थे, उन सभी के चित्र भी इन बच्चों ने बनाए और सभी बच्चों ने लगभग एक जैसा चित्र बनाया था। पुलिस ने काफी जांच की, लेकिन पुलिस ये साबित नहीं कर पाई कि बच्चे झूठ बोल रहे हैं। अब इतना विश्वास तो हमें भी आ सकता है कि 60 से ज्यादा बच्चे एक साथ एक जैसा झूठ नहीं बोल सकते। बच्चे तो क्या, ऐसा झूठ बड़े भी नहीं बोल सकते। तो फिर वो तो छोटे बच्चे थे और अब उन बच्चों की उम्र 40 साल हो चुकी है, लेकिन वो सभी लोग आज भी वही बात बोल रहे हैं। इससे ये तो सिद्ध हो जाता है
कि 60 से ज़्यादा बच्चे झूठ नहीं बोल रहे थे। लेकिन दोस्तों जरा आप इस ब्रह्मांड को देखिए। क्या इतने बड़े ब्रह्मांड को देखकर आपको ये लगता है कि इस ब्रह्मांड में एलियंस नहीं होंगे? इस ब्रह्मांड के सामने हमारी धरती एक रेत का कण है। इसीलिए इस ब्रह्मांड को देखकर ही ये बात सिद्ध हो जाती है कि एलियंस तो सच में होंगे। और मेरे हिसाब से बहस इस बात पर नहीं होनी चाहिए कि ब्रह्मांड में एलियंस है या नहीं, बल्कि बहस इस बात पर होनी चाहिए कि ब्रह्मांड में रह रहे एलियंस ने हमारी धरती को ढूंढ लिया या फिर नहीं। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या धरती पर एलियंस आते होंगे या फिर नहीं? आप अपने विचार हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।